हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जो है बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो आने वाले एसएससी रेलवे और एएलपी टेक्नीशियन इस सभी में जो है यह क्वेश्चन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। पहला क्वेश्चन है कि आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक आनुवंशिकी का जनक किसे माना जाता है। तो यह जो है ग्रेगर मेंडल को माना जाता है, ग्रेगर मेंडल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी डैश से प्राप्त होती है। मनुष्य जाति के एक पुरुष को उसके एक्स क्रोमोसोम्स उसके या उसकी डैश से प्राप्त होती है, तो वह जो है उसके माता से प्राप्त होती है। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं, जबकि महिलाओं में जो है XX गुणसूत्र होता है। भ्रूण का युग्मनज बनते वक्त जो है माता सदैव X गुणसूत्र देती है तथा पिता जो है X या Y दोनों कोई भी एक संयोजित हो दे सकता है। पुरुष का जो गुणसूत्र होता है उसी से जो है लिंग का निर्धारण होता है, ठीक है। यानी कि बच्चों का जो लिंग का निर्धारण होता है वह पुरुष के गुणसूत्र से ही उसके लिंग का निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है। माता पिता से संतान में शारीरिक या मानसिक गुणों के संचरण को क्या कहा जाता है, तो उसे आनुवंशिकता कहा जाता है, ठीक है। माता पिता यानी जनक जीवों से संतानों में शारीरिक अथवा मानसिक गुणों या लक्षणों के संचरण को आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी कहा जाता है। आनुवंशिकता के नियमों एवं क्रियाविधि के अध्ययन को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक विकार है, तो वह जो है थैलीसीमिया है, ठीक है। थैलीसीमिया एक आनुवंशिक विकार है और ये बच्चों को माता पिता से आनुवंशिक तौर पर मिलने वाला रक्त से होने वाला यह रोग है। थैलीसीमिया जो होता है वो ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवंशिक विकार होता है। यह तब होता है जब उनको संतति से तभी प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं, यानी विषम युग्मकी होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है। तो जीन उत्परिवर्तन जो होता है वह नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है, तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण होता है। जीन उत्परिवर्तन नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन के कारण ही होता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है। डैश उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन आनुवंशिक नहीं होता है, तो वह जो है दैहिक नहीं होता है। डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड अणुओं के स्तर पर उत्परिवर्तन, विलोपन, प्रतिलिपिकरण और प्रविष्टि के कारण आनुवंशिक होता है, जबकि दैहिक उत्परिवर्तन आनुवंशिक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि वह गुण जो एफ पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह गुण जो एफ पीढ़ी से प्रभाव रखता है और स्पष्ट रूप से देखा जाता है वह है, तो वह जो है प्रबल है, ठीक है। मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार एक संकर संकरण के प्रयोग में जब एक ही लक्षण के दो विरोधी गुणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी F1 में वही गुण प्रदर्शित होता है जो प्रभावी होता है, और इस प्रक्रिया में जो गुण या कारक प्रकट होता है उसे प्रभावी गुण या कारक यानी डोमिनेंट फैक्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल के नियम केवल तभी तक लागू होते हैं जब मेंडल के नियम केवल तभी तक लागू होते हैं जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं, ठीक है। माता पिता जो है शुद्ध प्रजनन करते हैं। मेंडल का नियम तभी लागू होता है जब माता पिता की प्रजनन क्रिया शुद्ध होती है। मेंडल ने जब मटर के शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टीटी व शुद्ध बौने स्मॉल टीटी पौधों के मध्य संकरण कराया तो प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए। जब मेंडल ने प्रथम पीढ़ी से प्राप्त पौधों में स्वपरागन कराया तो 25% शुद्ध लंबे यानी कैपिटल टीटी और 50% संकर जो है लंबे यानी कैपिटल टीटी तथा स्मॉल टी तथा 25% शुद्ध बौने यानी कि स्मॉल टीटी जो है
पौधे प्राप्त हुए, जिसको फिनोटाइप का अनुपात बताया गया। इसका अनुपात था 3:1 था। अगला क्वेश्चन है कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात डैश होता है। F2 जनरेशन में फिनोटिपिक अनुपात डैश होता है, तो वह जो अनुपात होता है वह 9:3:1 होता है, यानी कि 9:3:3:1 होता है। अगला क्वेश्चन है कि एलील होते हैं, तो एलील क्या होते हैं? एलील जो है जीन का एक वैकल्पिक रूप होता है, ठीक है। जब एक ही जीन में दो अलग अलग लक्षण मौजूद होते हैं तो उन्हें एलील कहा जाता है, और यह जीन का जो है वैकल्पिक रूप होता है। अगला क्वेश्चन, डैश विज्ञान की वह शाखा जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है। डैश विज्ञान की वह शाखा है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिक गुणवत्ता में सुधार करना है, तो उसे यूजेनिक्स कहा जाता है, ठीक है, यूजेनिक्स कहा जाता है। विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवंशिकता गुण में सुधार लाना होता है, और यह आनुवंशिकी के क्षेत्र में यूजेनिक्स कहलाता है। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के द्वारा मानव का अध्ययन कर मानव के रोग विज्ञान के निदान में सहायता मिलता है। हरगोविंद खुराना को सन 1967 ईस्वी में जेनेटिक्स कोड शोध के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि आमतौर पर मेंडेलियन कारक क्या कहलाते हैं? आमतौर पर मेंडेलियन कारक जो होते हैं उसे जीन कहा जाता है। मेंडल ने अपने परीक्षणों के आधार पर प्रस्तावित किया कि कोई वस्तु अपरिवर्तित रूप से जनक से संतति को युग्मकों के माध्यम से अगली पीढ़ियों में अग्रसित होती है। उसने इस वस्तु को कारक कहा। अब हम इसे जीन कहते हैं। दूसरे शब्दों में जीन आनुवंशिकता की इकाई है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जीन किसकी इकाई है? तो जीन जो है वो आनुवंशिकता की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे, ठीक है, क्योंकि उसमें विषम दिखने वाले गुण थे। प्रयोग के लिए मेंडल में उद्यान मटर के पौधों का चयन किया, क्योंकि मटर का पौधा जो है एक वार्षिक पौधा होता है और इसकी आयु जो होती है वह 3 से 4 माह की होती है। मतलब अतः इसकी कई पीढ़ियों का अध्ययन करना संभव है, और इसने नर तथा मादा जननांग एक ही पुष्प पर होते हैं। पुष्प की रचना ऐसी होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से संकरण नहीं हो सकता है, अतः इसमें स्वपरागन होता है। स्वनिषेचन के कारण मटर और पौधे समयुग्मकी होते हैं, अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे शुद्ध लक्षणों वाले बने रहते हैं। कृत्रिम परपरागन द्वारा बने संकर पौधे सक्षम होते हैं। मटर के पौधे में बहुत ऐसे लक्षण मिलते हैं जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विविधता है, तो विविधता जो है क्या है? विविधता उपरोक्त सभी है, यानी एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर को हम विविधता कह सकते हैं। दूसरा कि एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर को हम लोग विविधता कह सकते हैं। अगला है कि माता पिता और संतानों के बीच के अंतर को हम लोग विविधता कह सकते हैं। एक ही प्रजाति के व्यक्तियों के बीच अंतर, एक ही माता पिता के संतानों के बीच अंतर एवं माता पिता और संतानों के बीच अंतर को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही प्रजाति की विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता को क्या कहा जाता है? तो एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक विभिन्नता को आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। एक ही प्रजाति के विभिन्न आबादियों के बीच की आनुवंशिक भिन्नता को जो है आनुवंशिक विविधता कहा जाता है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया था? तो उसने बताया था कि एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, ठीक है, एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। जब दो पौधे के बीच एक इकाई लक्षण के आधार पर संकरण कराया जाता है तो इसे एक संकरीय यानी क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस में मेंडल ने मटर के पौधों की 2 ऐसी उपजातियां चुनी जिसके विपरीत लक्षणों के जोड़ों में एक लंबा तथा दूसरा बौना था, और इसका आपस में जो है क्रॉस कराया तो देखा गया कि पहली पीढ़ी में बीजों द्वारा जो पौधे उत्पन्न हुए वे सभी लंबे थे। तो इन सभी पहली पीढ़ी वाले पौधे को जो है
F1 पौधे कहते हैं और F पीढ़ी से प्राप्त पौधे को उन्होंने दूसरी पीढ़ी यानी F2 में पाए जाने वाले लंबे तथा नाटे पौधे का समलक्षणीय अनुपात जो है बताया 3:1। तो इस अनुपात को एक संकरीय अनुपात यानी मोनोहाइब्रिड रेशियो भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं। मटर के पौधों में कैरेक्टर रेसेसिन होते हैं तो वह जो है झुर्रीदार बीज होते हैं। वंशागति के जनक मेंडल ने 7 जोड़ी विपर्यासी वंशागति लक्षणों यानी अल्टरनेटिव हेरिडिटी या तुलनात्मक दृश्य रूपों का चयन किया जो कि प्रभावी यानी डोमिनेंट तथा अप्रभावी रिसेसिव थे। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है। तो इनमें से कौन सा पुरुषों में पाया जाता है तो वह वाई गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्री में गुणसूत्र का स्वरूप जो होता है वह XX होता है तो पुरुषों में XY होता है। इसीलिए स्त्री द्वारा उत्पादित सभी अगुणित युग्मकों में X लिंग गुणसूत्र होते हैं जबकि पुरुषों युग्मकों में लिंग गुणसूत्र या तो X या Y लिंग गुणसूत्र होते हैं। इसीलिए 50% शुक्राणु जो है Y लिंग गुणसूत्र के होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुनर्जनन का अर्थ क्या है। तो पुनर्जनन का अर्थ होता है कि छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। छोटे खंड से जीव के पूरे शरीर का निर्माण होना। पुनर्जनन में पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीव के निर्माण की क्षमता होती है, अर्थात जीव के छत बिछत होने या टुकड़ों में विभक्त हो जाने पर ये टुकड़े वृद्धि कर एक नए जीव में विकसित हो जाते हैं और इस निर्माण की प्रक्रिया को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहा जाता है। वयस्क शरीर पर एक कलिका उत्पन्न होती है जो बाद में एक कलिका पूर्ण वृद्धि के साथ शरीर से अलग होकर नया जीव बनाती है और इस प्रकार का जनन जो है वह मुकुलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानवों में नर युग्मक निम्न में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है। मानवों में नर युग्मक निम्नलिखित में से कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है तो वह या तो X या Y गुणसूत्र होता है। मानवों में नर युग्मक या तो X या Y गुणसूत्र का वाहक होता है जबकि मादा युग्मक केवल X गुणसूत्र की वाहक होता है।